बह जाती है तो डेफिनेटली क्वांटिटी पे या क्रॉप प्रोडक्शन पे उसका इफेक्ट आता है। अभी सबसे ये चिंताजनक बात है पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट। पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है? पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट इसलिए होता है कि कोई भी एरिया में अगर उद्योग नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वहां की जनता दूसरी जगह पे लिए पेट भरने के लिए या अपने करियर बनाने के लिए जाती है। जैसे श्याम सर ने हमें लास्ट वेबिनार में बताया था कि महान भारतीय प्रदेश जो बहुत ही सुजलाम सुफलाम थे, क्यों थे? वहां की मिट्टी बहुत ही अच्छी थी, वहां का किंगडम भी बहुत सुजलाम सुफलाम था। क्यों था? कि वहां की मिट्टी की अच्छी होने की वजह से वहां पे प्रोडक्शन भी अच्छा था, वहां पे शिक्षण संस्थाएं थी, वहां पे कल्चर डेवलप हुआ था और वहां पे पूरी पूरी डेवलपमेंट हुई थी। तो इसके वजह से जो वहां का जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, रोजगार है, वो बढ़ोतरी हुई थी। हम हमारी भारत की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे शहर ओवर क्राउडेड है और वो बहुत सा एरिया तो रहने लायक भी नहीं रहा, क्योंकि वहाँ फैसिलिटी नहीं है। ड्रेनेज फैसिलिटी हो या कोई भी इंपॉर्टेंट बेसिक फैसिलिटी हो, पानी हो। ये आलम खाली बड़े शहरों में नहीं, आज तो तहसील प्लेसेस में भी दिख रहा है। बहुत सारे विलेजेस से आज देखा जाए तो विलेजेस खाली 25% भरे हुए, 10% भरे हुए, वहां के सब युवक बाहर जा रहे काम के लिए। तो इस प्लेटफॉर्म पे, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हम हर तहसील में, हर गांव में, हर एमवीपी में ये काम करने जा रहे हैं कि हमें रोजगार का निर्माण वहां करना है, फैसिलिटी का निर्माण करना है, ताकि हमारा पूरा रिवर्स फ्लो हो जाए पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट का। और वो जल्दी होने वाला है कि ऑलरेडी हमने वो एक्टिविटी शुरू कर दी है और लोगों को में विश्वास पैदा हो रहा है कि ये हो सकता है और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके बाद हम जो सॉइल का किलिंग कर रहे हैं, मार ही रहे हैं उसे, क्योंकि हमारे रॉन्ग प्रैक्टिसेस और केमिकल किलिंग की वजह से। अभी ये जो इफेक्ट है पोल्यूटेंट और पॉइजनस फूड का, हम जो भी हवा अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर पे बहुत सारा इफेक्ट होता है और जो भी श्वसन संस्था के रोग है वो हमें होते हैं। दूसरी चीज है फूड। फूड के बिना तो हमारा लाइफ नहीं है, और लाइफ नहीं है तो फूड खाना जरूरी है। तो फूड खाना चाहकर भी हम अच्छा फूड खा नहीं सकते, विदाउट पॉइजन का फूड नहीं खा सकते, क्योंकि हवा में प्रदूषण है, पानी में प्रदूषण है और जमीन में भी है। तो इसे अगर कंट्रोल करना है तो हमें हमारे मृदा से शुरुआत करनी है, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, हमें एमसेल के प्लेटफॉर्म, वो तो चमत्कारी है ही, लेकिन आज से हमें शुरुआत करनी है डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस अवलंब करके, ताकि हम अच्छा फूड पा सके। आज अपने पास कितना भी पैसा हो तो चाहकर भी हम नहीं खा सकते। उसके बाद है, जैसे हमने देखा कि फिजिकल लॉस से भी क्रॉप का लॉस होता है, तो केमिकल लॉस से भी होता है। एक्सेसिव केमिकल की वजह से भूमि कड़क हो जाती है, कड़क होने के बाद वहां पे ज्यादा क्रॉप या फसल आने की गुंजाइश नहीं होती। उसके बाद हमें एमसीएल एक पूरे भारतवर्ष में ये समझना जरूरी है कि नेपियर ग्रास का बायोमास प्रोडक्शन करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जो भी आज 200 टन, 500 टन, 700 टन जो भी बात कर रहे हैं, वो क्यों हो पा रहा है या क्यों पॉसिबल है? तो हमारी जमीन, हमारी मृदा अगर उस लायक है तो हमें ये देखना है, तो पहले हमें फिजिकल लॉस है वो रोकना है, वो तो हम करेंगे, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है हमारा जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी जमीन की, वो सुधारना, उसका ऑर्गेनिक कार्बन सुधारना, उसकी जो भी पोरोसिटी है उसमें केचुए की पैदावार होना, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तभी हम हमारे बायोकोल प्लांट के लिए, हमारे बायोगैस प्लांट के लिए ज्यादा से ज्यादा बायोमास सप्लाई कर पाएंगे। ये ज्यादा से ज्यादा बायोमास सप्लाई करने के लिए हम आज की डेट में बोलते हैं कि हमने एक बार नेपियर ग्रास अगर लगा दिया तो वो 5 6 7 साल चलेगा, लेकिन मित्रों, हमने अगर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग या हमारी जो भी नेचुरल पद्धति से अगर किया, इंटीग्रेटेड पद्धति से अगर किया, पोरोसिटी बढ़ाया, केचुए अपने आप बढ़ाए, केचुए बाहर से डाल के कुछ फायदा नहीं है। कंडीशन ही ऐसी तैयार होनी चाहिए कि केचुए अपने आप खेत में बनना चाहिए, बाहर से डाल के कोई फायदा नहीं होता, मर जाते हो। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ 14 15 साल हम ये नेपियर ग्रास एक बार लगाने के बाद उसकी हम उपज कंटिन्यूअसली ले सकते हैं और अच्छी क्वांटिटी में ले सकते हैं। ये हमारे लिए समझना जरूरी है।
खाली एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड में नेपियर घास लगा के फायदा नहीं है, उसकी क्वालिटी को भी हमें देखना है। तो उसके बाद है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज तो ये समस्या है, बहुत से बारिश कहाँ पे हो जाती है, आग लग जाती है, कहीं पे ड्राफ्ट होता है, तो क्यों होता है? ये सॉइल की वजह से है। पूरे तो नहीं है लेकिन बहुत सारा बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें है। क्यों है? क्योंकि सॉइल खराब है तो वहां पे वेजिटेटिव प्रोपागेशन नहीं होता, वेजिटेटिव प्रोपागेशन नहीं होता तो माइक्रो क्लाइमेट खराब होता है, माइक्रो क्लाइमेट खराब होता है तो वहां पे जो भी निसर्ग चक्र है वो डिस्टर्ब होता है, प्राणी वनस्पति एक्सटिंक्ट होती है, और पूरा इसी तरह से क्लाइमेट साथ नहीं देता। प्रकृति क्यों साथ देगी? अगर आदमी उसका काम ठीक से नहीं कर रहा है तो प्रकृति भी क्यों करेंगी? तो ये समझना जरूरी है कि हमें मृदा की क्वालिटी को सुधार के हम इससे क्लाइमेट चेंज में भी हाथ लगा सकते हैं। उसके बाद है पानी और हवा का पोल्यूशन। ये नहीं है कि शहर से पानी का पोल्यूशन होता है, वो रिसाव पूरा पानी में आ जाता है, वो जमीन के नीचे भी चला जाता है और वो हमारे ग्राउंड वाटर में चला जाता है। हम जो भी कचरा कूड़ा फेंकते हैं उससे पॉइजनस गैस होके वो फिर से बारिश में नीचे पृथ्वी के सतह पे आता है और फिर जमीन में मिक्स होके उसको पोल्यूट कर देता है और उसकी वजह से जमीन मरती है। स्पेसिस एक्सटिंक्शन, स्पेसिस एक्सटिंक्शन ऑलरेडी हमने देखा है कि फ्लोरा फौना जो भी है, मृदा की स्थिति खराब होने की वजह से बहुत सारे स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। उसके बाद है डेजर्टिफिकेशन। हम कंटिन्यूअसली डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, हमारे महिलाओं को बहुत दूर तक पानी के लिए जाना पड़ता है। डेजर्टिफिकेशन की वजह से क्वालिटी भी खराब हो रही है जमीन की और हमें क्रॉप भी नहीं मिल रहा है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो ये सिंगल ही नहीं आता है कभी, ये इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। सभी एक्टिविटी जो एक साथ अगर मिलकर देखी जाए तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ जाता है। किसी भी स्टेट को, किसी भी प्रदेश को इकोनॉमिकली सस्टेनेबल और ग्रोथ में लाना है तो वहां पे वहां की जो भी एक्टिविटी है वो देखनी है। और हमारे देश में तो 80% से ऊपर जो एक्टिविटीज है इस कृषि के ऊपर डिपेंड है, कृषि के ऊपर डिपेंड है तो मृदा के ऊपर डिपेंड है, तो हमें इसकी क्वालिटी को संभालना है। क्वालिटी के संभालने के बाद अपने आप ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अभी सॉइल इरोजन, ये जो मृदा का लॉस हो रहा है उसको हम कैसे बचा सकते हो हम देखेंगे। पहला चीज है पेरिनियल क्रॉप्स, जहाँ पे भी बॉर्डर पे पेरिनियल मतलब सालों साल चलने वाले क्रॉप का कवर हम लगा सकते हैं। उसके बाद है कवर क्रॉप्स। मृदा अगर ढीली नहीं रहेगी, लूज नहीं रहेगी तो लॉस नहीं होगा, तो ऐसे टाइप में हम क्रॉप ले सकते हैं। उसके बाद चराऊ कुरण है या वेस्टलैंड है, वहां पे हम ऐसा ग्रास लगा सकते हैं क्योंकि जो कि मृदा की क्षति ना हो। ढलान के एरिया में हम ऐसे स्टोन सीव बना सकते हैं। उसके बाद कंटूर फार्मिंग, कंटूर फार्मिंग एक ऐसा टेक्निक है कि अलग अलग मोड के हिसाब से पानी का बहाव ना हो और मृदा की क्षति न हो, इस टाइप से हम खेती की प्लॉट की अरेंजमेंट कर सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन, हमारे हर एक एमईपी में हमें ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम रिफॉरेस्टेशन करें। आज तक ये देखा गया है कि एक ही खड्डे में बार बार पेड़ लगता है और उसकी कोई केयर नहीं लगता है। भले ही पेड़ कम लगाओ लेकिन उसकी केयर लेना बहुत जरूरी है। तो ये केयर लेने के लिए हम हमारे एमईके के माध्यम से तहसील में ये काम करने जा रहे हैं और बहुत सी जगह पे शुरू भी हो चुका है। उसके बाद है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग तो ग्रेजिंग करना तो जरूरी है, वो इसे मनाही नहीं है, लेकिन जब भी कोई छोटा पेड़ होता है वो बड़ा होके बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, तो उसको बचा के ग्रेजिंग करना चाहिए, उसको कुछ रूल्स चाहिए ग्रेजिंग के। उसके बाद है सिल्ट फेंसिंग। सिल्ट मराठी में उसको पोयटा मिट्टी बोलते हैं। वो अगर सपोर्ट के साथ अगर दी जाए तो वहां का जो मृदा का बहना है वो रुक जाता है। उसके बाद है हाइड्रोसीडिंग टेरासीडिंग। ये तो जनरली फॉरेन टेक्निक है, जो सीड और जेल स्प्रे करते हैं खाली एरिया पे, उसके बाद उसको उसका ग्रीन एरिया में रूपांतर हो जाता है। टेरासीडिंग जो है वो खाली एरिया में ऑर्गेनिक सीड बॉल स्प्रेड करते हैं। बहुत सारे बार हमारे भारत में भी ये टेक्निक आज यूज की जा रही है और इसके फायदे भी देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद ये सबसे सिंपल टेक्निक है, हमारे नदियों के किनारे, हमारे खेत के बांध के आजू बाजू में नाले के किनारे हम ये इजी नेचुरल टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से मृदा ये मिट्टी होल्ड की जा सकती है और
ये रूट्स की वजह से या छोटे छोटे शर्ब्स है, बड़े मूली वाले जो पेड़ है, इसकी वजह से हम उसको रोक सकते हैं। उसके बाद है इंजीनियरिंग का छोटा सा मार्वल, वियर्स। ये वियर्स खाली कैनल में ही नहीं यूज कर सकते हम, हर वो सतह पे जहाँ पे पानी बहता है वहां पे यूज सकते हैं, छोटे छोटे बांध बना सकते हैं, जिससे फायदा ये होगा कि हमें ड्रॉप एरिया में पानी भी मिलेगा और मृदा की क्षति होना भी रुक जाएगी। ये हमने देख लिया कि फिजिकल लॉस के सॉल्यूशन क्या है। अभी केमिकल लॉस के सॉल्यूशन क्या है, हमारी जो भी मिट्टी बिगड़ चुकी है उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमें ऑर्गेनिक कंटेंट बनाना है, ये सबसे क्रक्स पॉइंट है आज के जो भी सेशन है इसका। क्योंकि ऑर्गेनिक कंटेंट अगर ज्यादा है, हम जैसे बोलते हैं कि 1% भी ऑर्गेनिक कंटेंट है तो वो मिट्टी पहलवान बोली जाती है, उसमें ज्यादा फर्टिलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पेस्टिसाइड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्लांट सशक्त होते हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर डाल सकते हैं, या क्रॉप्स रेसिड्यू का रिसाइकलिंग कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोबियल कल्चर डाल सकते हैं। इसमें बहुत सारी आज भी हमारे एमसीएल में जो के अंदर जो वैजा महिमा कंपनी है, उसके पास 200 से ऊपर फॉर्मूले रेडी है जो इस मृदा के स्थिति को बना सकते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतवर्ष में जो भी कोई एमपीओ हमारी हेल्प चाहेगा, वो हेल्प करने के लिए हम तैयार है, जो कि हमारी मृदा की स्थिति सुधर जाए। उसके बाद है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री ऐसा तकनीक है कि कम जगह में ज्यादा से ज्यादा उपज ली जाए, लकड़ी की भी उपज जाए, फलों की भी उपज आए, और जो भी अवेलेबल सनलाइट और लैंड है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके 5 लेयर फार्मिंग हम कर सकते हैं। 5 लेयर में हम क्रॉप ले सकते हैं, जिसकी वजह से माइक्रो क्लाइमेट में भी सुधार आता है, क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ता है, और मिट्टी की भी क्वालिटी में सुधार आता है। उसके बाद है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही क्रॉप लेते रहे थे, जो भी न्यूट्रिएंट्स है हम कंटिन्यूअसली निकालते रहते हैं, और न्यूट्रिएंट्स का फिर से भरना करने के लिए, फिर से रिफिल करने के लिए हमें एक तो रोटेशन लेना है, या ताग धैचा जैसे जो क्रॉप्स है उनको लेके जमीन में फिर से डाल देना है और उसका डिकम्पोजिशन करना है। अभी ये जो टेक्निक है वो हमारे देश में बहुत ही कारगर हो सकता है। हमारे देश में फ्रूट की कोई कमी नहीं है, 1:10 में जैगरी फ्रूट और वाटर, ये अगर हमने मिस किया 90 डेज में ये बनता है। ये दोनों भी तरफ से काम करता है, एक तो पेस्टिसाइड का बोल के भी काम करता है, और दूसरा चीज है कि ग्रोथ के लिए भी काम करता है। हमारे देश गायों का देश है, बहुत सारे गाय है, देशी गाय है, 40 से ऊपर प्रजाति है, पहले 100 के ऊपर थी लेकिन आज 40 बची है। उसका जो काउडंग है, यूरिन है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं, जिससे सॉइल की टॉक्सिसिटी और सॉइल का जिंदा होना बहुत इजी हो सकता है। वेस्ट डिकम्पोजर जैसा या ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर जैसा भी प्रोडक्ट आए, उसके बहुत सारे सीरीज के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, और उसकी इनपुट कॉस्ट बहुत ही कम हो सकती है। हजारों रुपए लाखों रुपए दे के हम जो इनपुट्स डाल रहे हैं उसका तो डबल नुकसान है। एक तो हमारी जमीन भी खराब हो रही है और हमारा पॉकेट भी खाली हो रहा है। उसके बाद है गवर्नमेंट लेजिस्लेशन। कोई भी प्रदेश में गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन नहीं है तो लोग कैसे भी बर्ताव कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट लेजिस्लेशन होना भी जरूरी है। एमसीएल के प्लेटफॉर्म में हम ये तय करेंगे फ्यूचर में कि इसके लिए भी अच्छा सा काम हो जाए। और सबसे रिवोल्यूशनरी टेक्निक, एमसीएल रिवोल्यूशन, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। जैसे हमने बोला कि 1% से ऊपर मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन है तो वो ताकतवर होती है। अब हमें ये देखना है कि 30% ऑर्गेनिक कार्बन वाला सॉइल कंडीशनर हमारे पास आ रहा है तो ये कितना कमाल करेगा, कितना मैजिक करेगा, जमीन को पूरा पूरा रेडिकली चेंज करेगा। और ये होने वाला है, जल्दी हम ये करने वाले हैं हमारे एमसेल के प्लेटफॉर्म पे, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसके साथ साथ हम खाली सॉलिड कंडीशनर नहीं देने वाले, उसके साथ हम लिक्विड भी देने वाले हैं। हम आजकल देखते हैं कि कोई भी सॉइल कंडीशनर लेने को जाओ, वो 500 400 500 1000 रुपए लीटर तक हमें मिलता है, बहुत महंगा मिलता है। और इतना महंगा फर्टिलाइजर लिक्विड फॉर्म में हम नहीं डाल सकते, जो कि प्लांट के ग्रोथ में भी काम आता है, प्लांट के इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में भी काम आता है। हम मित्रों खाली लीटर 2 लीटर में नहीं देंगे, हम हजारों लीटरों में दे देंगे, और वो भी बहुत कम कॉस्ट में दे सकते हैं। और हमारे पास जो भी सॉलिड और लिक्विड फर्टिलाइजर है
उसमें हम जो तैयार होता है फैक्ट्री में वैसा नहीं देंगे उसको, उसके लिए हम वैल्यू एडिशन करेंगे। बहुत ही सस्ते फार्मूले हमारे पास अवेलेबल है और हम टन्स में, लीटर्स में ये दे देंगे ताकि हम हमारे जमीन में रेडिकल चेंज कर सके, पूरी जमीन का पैराडाइम शिफ्ट कर सके, हमारे क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ सके, क्वालिटी सुधार सके, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो भी मिशन है उस पर हम सही ढंग से चल सके। तो ये हम करने वाले हैं और ये जल्दी ये होने वाला है और ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी कदम है एमसेल की तरफ से। ये सब हम जो बातें बोल रहे हैं, ये सब जो आइडिया है, सब होने वाला है, लेकिन कब? जब हमारे सब लोगों को पता चलेगा तब। क्योंकि क्योंकि हमें ये सब कम्युनिकेशन हमारे टीम में करना है, तहसील में करना है, हर एमवीपी में करना है। और ये करने के लिए हमें हर हफ्ते, हर दिन, जहां पे पॉसिबल है, हर हफ्ते में कम से कम एक बार सैटरडे सेशन लेना जरूरी है। चाहे वो एमपीए लेवल पे हो, चाहे वो एमवीपी लेवल पे हो, हर इंसान को इसकी जिम्मेदारी लेना बहुत ही जरूरी है। पहले हमें बहुत ही डिफिकल्ट लगता था, क्या है सैटरडे सेशन, क्या है झंझट, कौन करेगा, क्यों लोगों के बीच में जाना है। लेकिन ये क्रक्स है, ये अगर हम नहीं करेंगे मित्रों तो एमसीएल में कोई भी ग्रोथ नहीं है। हमारा जो भी मिशन है, हमारा जो भी सोच है, हमारे जो भी कहना है, वो लोगों तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। तभी तभी और तभी हम ये इस एमसीएल में ग्रोथ के ट्रैक पे जाएंगे और सफल हो पाएंगे। और मैं आशा करता हूँ इस सेशन में जो भी बातें बताई वो खाली सेशन बन के न रह जाए। आओ हम सब साथ मिलके ये सब करते हैं और इस देश को, इस राज्य को, इस तहसील को, हर एक तहसील को सुजलाम सुफलाम बनाते हैं और सभी मिलके ये जोर से अच्छी तरह से करते हैं। और इसी के साथ मैं अपना पूर्ण विराम देना चाहता हूँ। सभी भारत के एमसीएल को, वॉरियर्स को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे एमसीएल टीम को, मेरे सीनियर टीम को, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बात करने का मौका दिया और दो बातें सुन ली। तो पुनः सबको धन्यवाद।